हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन समाज की। जब हम वैदिक काल के समाज की बात करते हैं, जो हमें किन में वर्णित मिलता है? वेदों में, उपनिषदों में, जो आपके स्मृति साहित्य हैं, इन सब में हमें उस काल के समाज का प्रतिबिंब देखने को मिलता है कि उस समाज में क्या क्या चीज़ें प्रचलित थी, उनका खान पान कैसा था, उस काल में स्त्रियों की स्थान कैसा था समाज में, विवाह के कैसे संस्कार थे, परिवार की क्या स्थिति थी। इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में जो पेपर सेकंड है आपका, उसमें हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब जब हम बात करते हैं वैदिक कालीन समाज की, तो जो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आएगा वो है उसका परिवार। आप सबको पता है कि किसी भी समाज की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? परिवार होता है। वैदिक कालीन समाज की मूल इकाई भी क्या थी? परिवार थी। जब हम देखते हैं वैदिक साहित्य से तो पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल दोनों में ही जो सामाजिक जीवन था वो काफ़ी सुव्यवस्थित था। उस समय के जो परिवार थे वो पितृमूलक थे। पितृमूलक का मतलब कि उस समय जो परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता माना जाता था। परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी, पूरी संपत्ति का जो अधिकारी, वो सब कौन होता था? पिता होता था। वैदिक कालीन समाज में एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था थी परिवार में, वो थी संयुक्त परिवार की प्रधानता। उस समय संयुक्त परिवार होते थे। पर संयुक्त परिवार का तात्पर्य क्या है? संयुक्त परिवार का तात्पर्य है कि उस काल में परिवार था, उसमें माता पिता, भाई बहन, काका काकी, भतीजा, दादा दादी सब एक साथ रहा करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिसमें परिवार थे, परिवार की संपत्ति पर पिता के सभी पुत्रों का समान अधिकार माना जाता था। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि उनका जो पारिवारिक जीवन था वो क्या था? शांतिपूर्ण और सुखमय था। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो नोट करने वाली है वो यह है कि वैदिक काल में अतिथि सत्कार पर विशेष जोर दिया जाता था। मतलब अतिथियों को वो क्या मानते थे? अतिथियों को वो देवता के तुल्य मानते थे। जब हम वैदिक समाज की बात करते हैं तो उसमें दूसरा हम टॉपिक लेते हैं, वो है स्त्रियों का स्थान। आपको पता है कि वही समाज उन्नति कर सकता है जिसमें स्त्रियां भी बराबर की भागीदार हों या बराबर उनको सम्मान मिले। तो वैदिक कालीन समाज भारतीय इतिहास का अगर हम अध्ययन करें तो एक ऐसा समाज है जहां हमें स्त्रियों को उच्च स्थान समाज में मिलता प्रतीत होता है। वैदिक समाज में स्त्रियों का सम्मानपूर्ण स्थान था। चूँकि परिवार तो चूँकि पितृमूलक थे, इसके बावजूद भी स्त्रियों का उसमें उच्च स्थान था। उनको गृह स्वामिनी माना जाता था। और ये भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है जिस घर में, उसमें देवता निवास करते हैं। ये सब बात इस चीज़ के साक्ष्य हैं कि उस काल में नारी की स्थिति महत्वपूर्ण मानी गई है। स्त्रियां यज्ञ याजन और धार्मिक उत्सवों में भी भाग लेती थी। उस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कन्याओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया था। हमें ऋग्वैदिक काल में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियों की जानकारी मिलती है, जिन्होंने अनेक वैदिक ऋचाओं की स्थापना की। जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो इस काल में भी माता के पद को बहुत ऊंचा और पवित्र समझा जाता था। लेकिन आगे चल के जब हम उत्तर वैदिक काल के पतन की बात करते हैं तो उस काल तक जाते जाते अंतिम भाग में स्त्रियों की स्थिति में क्या होने लगी थी? गिरावट होने लगी थी। इस युग में पुत्र की तुलना में पुत्री का स्थान निम्न माना जाने लगा। उत्तर वैदिक साहित्य में कन्याओं को बेचने और दहेज लेने का भी अनेक बार हमें उल्लेख मिलता है। अब इस काल में राजनीतिक सभाओं में भाग लेने से महिलाओं को मना किया जाने लगा और परिवार में किए जाने वाले धार्मिक कार्यों में भी स्त्री के स्थान पर पुरोहित को बुलाया जाने लगा था। इसके अलावा स्त्रियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने लगे थे। तो ये इस बात के स्पष्ट संकेत देते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जहाँ महिलाओं की उच्च स्थिति थी, वहीं उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। पुत्री के लिए कृपण शब्द का प्रयोग इस बात को स्पष्ट करता है। अब हम बात करते हैं विवाह की। आपको पता है कि समाज का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो विवाह है। अब उस काल में जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं
तो विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाने लगा था। आर्यों में पारिवारिक सुख समृद्धि, सुरक्षा और संतानोत्पत्ति के लिए विवाह को क्या किया गया था? अनिवार्य बना दिया गया था। इसके अलावा आपको पता है कि वैदिक काल में यज्ञपूर्ण समाज था। हमेशा यज्ञ, पंच महायज्ञ करने पड़ते थे या अन्य जो यज्ञ होते थे, इनमें पति पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई थी। इसलिए भी विवाह को पवित्र माना गया और इसको एक अनिवार्य संस्था के रूप में स्थापित किया गया। विवाह संस्कार, वर्तमान में जो हमारे विवाह संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार है, उसी प्रकार का विवाह उस काल में भी होता था। वर वधू का हाथ पकड़कर उसके साथ अग्नि की परिक्रमा करना, पाणी ग्रहण संस्कार, और उसके पश्चात वर वधू पति पत्नी बन जाते थे। तो देखते हैं कि ये जो विवाह संस्कार उस समय प्रचलित थे। ऋग्वेदिक काल में भाई बहन तथा पिता पुत्री में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता था। उत्तर वैदिक काल में भी और अनेक प्रतिबंध इस चीज़ में लगा दिए गए थे। वैदिक युग में विवाह सजातीय हुआ करते थे। ऋग्वेद में हमें कहीं कहीं अंतर्जातीय विवाहों का उल्लेख मिलता है। इनमें अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह महत्वपूर्ण थे। ऋग्वेद में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में भी हमें बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिला है। सामान्यतः एक पत्नी रखने की परंपरा थी। वैदिक काल में राजा, ऋषि और संपन्न लोग, ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहाँ वो एक से अधिक पत्नियाँ रखते थे, लेकिन साधारण लोग केवल एक ही विवाह करते थे। वैदिक काल में विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार था या नहीं, इस पर विद्वानों के बहुत मतभेद हैं। लेकिन यह है कि सधवा स्त्रियां भी कुछ परिस्थितियों में अपने पति के जीवन काल में ही पर पुरुष के साथ सहगमन कर पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। उसी प्रकार यदि कोई विधवा पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हो तो वो नियोग प्रथा द्वारा पुत्र प्राप्ति करती थी और ऐसे प्राप्त पुत्र को समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। वैदिक साहित्य में हमें कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये सब देखते हैं, ये सब बातें स्त्रियों का समाज में उनका स्थान निर्धारण करती है। आपको पता है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, पर्दा प्रथा नहीं थी, वो आराम से हर कार्य में भाग ले सकती थी, उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि स्त्रियों का स्थान भी ऊंचा था और जो विवाह की जो अनेक पद्धतियाँ थी, विवाह सजातीय होते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अंतर्जातीय विवाह होता था और आपको पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग का अधिकार था, बाल विवाह नहीं होते थे। तो ये सब हमें उस काल के विवाह संस्कार की जानकारी प्रदान करते हैं। अगला आपका आता है नगर और गृह। ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं कि इस समय जो प्रमुख था वो था, उस समय काल में ग्राम्य जीवन प्रचलित था, मतलब गांव की संस्कृति थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें बड़े बड़े नगरों के निर्माण दिखते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नगर में निवास करने वाले को क्या क्या कहा गया है? नगरीन कहा गया है। गांव के जो घर थे वो कच्ची मिट्टी और पक्की ईंटों, बांस आदि की सहायता से बने होते थे। गृह की साज सज्जा के लिए ये लोग चारपाई, कुर्सी, बिस्तर, चादर, तकिया आदि का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में सामान्यतः ग्रामीण जीवन था, जो हम आज भी हम अगर गाँवों में जाएं तो उस संस्कृति का दर्शन कर सकते हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल तक आते आते बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ और उन नगरों में बड़े बड़े नगर बने, जैसे कौशाम्बी हुए, हस्तिनापुर हुए आदि की खुदाइयों से हमें नगरों के अवशेष मिलते हैं। अब बात करते हैं हम शिक्षा की। हमें पता है कि वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेद की रचना हुई, या उसके ऋग्वेद के बाद जो उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो जो अन्य वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि जो वेदों की रचना हमें बताते कि उस काल में शिक्षा प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार का महत्व क्या हो गया था? बढ़ गया था। अनुमान है कि ऋग्वेदिक काल में शिक्षा मौखिक रही होगी, क्योंकि
लेखन कला के बारे में उस काल के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते लेखन कला का विकास हो चुका था। शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्र छात्राओं को गुरुकुल में जाना पड़ता था, उन्हें गुरु के आश्रम में ही रहना पड़ता था। वहाँ वे ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करते थे। ऐसे विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? ऐसे विद्यार्थियों को अंतेवासी कहा जाता था। छांदोग्य उपनिषद में हमें उस काल में पढ़ाए जाने वाले विषयों की जानकारी मिलती है, जैसे चारों वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, राशि, वाक्य, वेद विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, देवजन विद्या आदि के बारे में उस काल में जानकारी दी जाती थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उस काल में शिक्षा में आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और साहित्य, इन तीनों पर ही जोर दिया गया था। वैदिक युग की संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत थी। ठीक है, शिक्षा का प्रधान लक्ष्य मनुष्य का बौद्धिक विकास और आचरण की सभ्यता को विकसित करना था। इसमें आत्मनिरीक्षण पद्धति पर विशेष जोर दिया जाता था। बालकों की भांति ही बालिकाओं की शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता था। उन्हें गृहस्थ जीवन संबंधी अनेक शिक्षाएं दी जाती थी ताकि वो आगे चल के कुशल गृहिणी बने। इसके अलावा उन्हें नृत्य, गान आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। हमें वैदिक युग की अनेक विदेशी महिलाओं के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। आगे आपका जो आता है वो है लेखन कला। अब इस बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है कि ऋग्वैदिक काल में लेखन कला चल पड़ी थी या नहीं पड़ी थी। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि उनको लेखन नहीं आता था, लेकिन ये बात है कि अगर ऋग्वेद जैसे विशाल ग्रंथ को केवल मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा गया होगा तो यह स्मरण शक्ति का अद्वितीय चमत्कार ही माना जाएगा, परंतु इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अतः ये मानना उपयुक्त होगा कि आर्यों को लेखन कला का ज्ञान था। डॉक्टर भंडारकर ने तो ये सिद्ध करने का प्रयास भी किया है कि आर्यों को ऋग्वैदिक समय से ही लेखन कला का ज्ञान था और उनकी ब्राह्मी लिपि प्रागैतिहासिक काल के मिट्टी के बर्तनों पर प्राप्त वर्णों और चिन्हों से विकसित हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस प्रश्न को हल करना संभव नहीं है जब तक कि हमें और साक्ष्य नहीं मिल जाते। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में लेखन कला का विकास हो गया था। अगला जो पॉइंट आपका वैदिक समाज में आता है वो है आपकी वेशभूषा। वैदिक कालीन लोग क्या पहनते थे? वैदिक कालीन आर्यों की वेशभूषा साधारण परंतु सुंदर थी। वे मुख्यतः 3 वस्त्र पहनते थे। पहला, कमर के नीचे धोती जिसे नीवी कहा जाता था, उसके ऊपर शरीर के ऊपर शॉल की भांति ओढ़े जाना वाला वस्त्र जिसे वास कहा जाता था, और ऊपर से धारण किए जाना वाला वस्त्र जिसे अधिवास या द्वापी कहा जाता था। पगड़ी को ये लोग उष्णीय कहते थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन, मृग, चर्म के होते थे और वे लोग वस्त्रों को सील कर पहनते थे। आर्यों को रंगीन वस्त्र पहनने का भी शौक था। इसके अलावा वे जूते भी पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों लंबे बाल रखते थे। पुरुष दाढ़ी भी रखते थे। इसके अलावा स्त्री और पुरुषों दोनों को आभूषण पहनने का काफ़ी शौक था। ऋग्वैदिक काल में चांदी के आभूषण कम मिले हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आभूषणों को हम देखें तो लगता है कि उन्हें चांदी के आभूषण काफ़ी मात्रा में पहनने लग गए थे। तो हम देखते हैं कि उन लोग की वेशभूषा और जो उनके गहने थे वो स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से पहनते थे। अगली बात हम करेंगे खान पान की। खान पान मतलब कि आर्य जो जाति थी, जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य या उत्तर वैदिक कालीन आर्य, वो खाने में क्या खाते थे? उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, घी, साग सब्जी और फलों की प्रधानता थी। खाद्यान्नों में वो जौ, धान्य, मूंग, उड़द, गेहूं आदि का प्रयोग करते थे। वो लोग पत्थर की चक्की में आटा पीसते थे। इसके अलावा उसे दूध में पकाकर वो लोग खाते थे। इसके अलावा वो जो अन्न था उसको भूनकर भी वे लोग खाते थे। दूध में किसी भी प्रकार को सामान को मिलाकर वो तिल को मिलाकर तिल का बना दिया, मूंग को मिलाकर भूगोदन मिला दिया आदि, या चावल मिलाकर शिरोधन बना दिया आदि, ये चीज़ खाने में प्रचलन में उनके था।
आर्यों में मांसाहार का भी प्रचलन था। इस युग में सामान्यतः बैल, बकरा, भेड़, कभी कभी घोड़े का मांस भी खाया जाता था। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों को मछली का मांस कम पसंद था, परंतु उत्तर वैदिक काल में मछली का मांस भी खाया जाने लगा था। आर्यों के जीवन में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। ये उनका मुख्य पशुधन था, इसलिए ऋग्वेद में उन्हें अघन्या अर्थात न मारने योग्य कहा गया है। अब ये थे कि ये लोग मांसाहार के साथ साथ सुरापान भी करते थे। सुरा के अतिरिक्त आर्य लोग सोम रस का पान भी करते थे। विभिन्न यज्ञों के अवसर पर या विभिन्न उत्सवों में ये लोग सोम रस पीते थे। अब हम बात करते हैं मनोरंजन की। जो आर्य लोग थे वो लोग प्रवृत्ति मार्गी थे। वे अपने मौजूदा जीवन को सुखी और आनंदमयी बनाना चाहते थे। इसके लिए उनके जीवन में उन्होंने आमोद प्रमोद के लिए विभिन्न उत्सवों का आयोजन कर रखा था। इन उत्सवों में नृत्य, गान, वाद्य आदि का प्रयोग किया जाता था। नृत्य में वीणा और करताल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा घुड़दौड़, रथ दौड़, मल्ल युद्ध भी मनोरंजन के अनेक साधन थे। आखेट भी मनोरंजन का आर्य लोगों में एक महत्वपूर्ण साधन था। द्यूत क्रीड़ा आदि भी ये लोग करते थे। तो हम देखते हैं कि आर्य लोग अपने मनोरंजन पर भी बहुत अधिक ध्यान देते थे। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, वो है नैतिकता। आर्यों ने मानव जीवन को उसके समग्र रूप में देखा था और वे इसीलिए नैतिकता को जीवन में बड़ा महत्व देते थे। उनके आचार विचार, बड़े बूढ़ों गुरुजनों का आदर करना, अपने से छोटों के साथ स्नेह रखना, अतिथि संस्कार आदि उनके परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां समझी जाती थी। चोरी, लूटपाट, व्यभिचार आदि अनैतिक कार्यों को वे पाप की दृष्टि से देखते थे। आर्यों में समाज सेवा की भावना महत्वपूर्ण थी। अर्थात हम देखते हैं, अंततः हम कह सकते हैं कि जो आर्यों का जो समाज था या आर्यों का जो सामाजिक जीवन था उसमें नैतिकता पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। इसके अलावा परिवार की बात करें, अगर हम स्त्रियों के सम्मान की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उस काल में इन सब चीज़ की सुव्यवस्थित अवस्था थी। जब उनके खान पान की बात करें तो मांसाहारी भी थे तो शाकाहारी भी थे। वेशभूषा की बात करें तो उनकी वेशभूषा सरल और साधारण थी। तो हम देखते हैं कि वैदिक कालीन जो समाज था वो अत्यंत सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण था। इसी के साथ ये वाला पॉइंट खत्म होता है। थैंक यू।